वागर्थामिव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर गिरिजा शंकर गौतम, सहायक प्राध्यापक हिंदी, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र की, जिसे हम काव्यांग विवेचन के रूप में जानते हैं। काव्य विवेचन के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे काव्य स्वरूप की। इस व्याख्यान के माध्यम से छात्र यह जान पाएंगे कि साहित्य या कविता का स्वरूप क्या है, उसके मूल तत्व कौन कौन से हैं, भारतीय मनीषा इसे कैसे सोचती समझती चली आ रही है, संस्कृत के विद्वान, हिंदी के समर्थ आलोचक और पाश्चात्य चिंतक इसे किस रूप में परिभाषित करते रहे हैं, यही आज हमारे इस व्याख्यान का उद्देश्य होगा। विद्यार्थियों, साहित्य के समानार्थी दो शब्द और प्रचलन में है। प्रथम वाङ्मय और दूसरा काव्य। प्राचीन समय में जो वाङ्मय शब्द है यह प्रचलन में था। वाक अर्थात वाणी, सरस्वती, तो ज्ञान का संपूर्ण लिपिबद्ध वाचिक संप्रेषण का जो साहित्य है वह इसके अंतर्गत आ जाता था। अर्थात जब हम वाङ्मय कहते हैं तो वेद, पुराण, उपनिषद, अरण्यक, आयुर्वेद, काव्य, दर्शन, गद्य, पद्य, मीमांसा आदि सभी वाङ्मय के अंतर्गत आते हैं। 8वीं-9वीं शताब्दी के आसपास काव्य के लिए साहित्य शब्द का प्रयोग हमको देखने को मिलता है। सामान्य तौर पर 10वीं शताब्दी में संस्कृत के आचार्य राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में काव्य के समानार्थी साहित्य शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। अब यदि हम बात करें कि साहित्य चर्चा साहित्य के स्वरूप को लेकर के है, काव्य के स्वरूप को लेकर के है, इसलिए हमें इनके शाब्दिक अर्थ पर भी जाना पड़ेगा कि शाब्दिक अर्थ क्या है इनका। जब तक हम उसे नहीं समझेंगे तब तक आगे उसके स्वरूप को समझना संभव नहीं हो पाएगा। तो 3 शब्द हमको सामान्य तौर पर मिलते हैं। एक तो सहित, दूसरा समहित और तीसरा सहहित। हित तीनों में जुड़ा हुआ है, अर्थात मंगल की कामना, कल्याण की कामना, भलाई की बात इन तीनों में सम्मिलित है। प्राचीन समय में जब काव्य का वर्गीकरण दृश्य और श्रव्य माध्यम को ध्यान में रख करके किया गया, तो जो श्रव्य माध्यम है उसके विषय का जो विवेचन है, श्रव्य अर्थात कविता, काव्य से संबंधित या गद्य से संबंधित जो काव्यांग विवेचन किया जाता था उसे अलंकार शास्त्र के नाम से जाना जाता था। इसके विपरीत जिसमें दृश्य अर्थात नाटक की चर्चा होती थी उसे साहित्य शास्त्र के नाम से भी जाना जाता था, और दोनों का जो अध्ययन था वो काव्य क्रिया कल्प कहा जाता था। अब बात ये कि साहित्य का स्वरूप कैसा हो या काव्य का स्वरूप कैसा हो, तो ये दोनों शब्द किस रूप में है, तो हमें याद रखना चाहिए भाषा विज्ञान का एक नियम है कि जब एक ही अर्थ के लिए 2 शब्दों का प्रचलन शुरू होता है तो एक शब्द जो है वो रूढ़ या संकुचित हो जाता है, और जो दूसरा शब्द है अपेक्षाकृत अधिक व्यापक बन जाता है। और ऐसा ही साहित्य और काव्य के साथ हुआ। काव्य शब्द
प्राचीन है, पहले से प्रचलन में है, लेकिन हम यह देखते हैं कि काव्य शब्द का प्रयोग केवल कविता के लिए किया जा रहा है और साहित्य शब्द का जो प्रयोग है वो आज कविता के लिए भी, लेकिन कविता के साथ साथ वह गद्य की अनेक विधाएं, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि के लिए भी प्रयुक्त किया जा रहा है। अर्थात हम ये कहें कि परवर्ती काल में आया साहित्य शब्द जो है वो अधिक व्यापक हो गया, अधिक प्रचलन में आ गया और काव्य शब्द का प्रयोग केवल कविता के लिए हो रहा है। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो काव्य स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं और काव्य स्वरूप से भी सामान्य तात्पर्य ये है कि कविता का स्वरूप क्या है। बात महत्वपूर्ण ये है, चूंकि काव्य स्वरूप को लेकर के, काव्य हेतु को लेकर के, काव्य लक्षण को लेकर के जो चर्चा है वो अधिक प्रामाणिक और पुष्ट चर्चा हमको संस्कृत के आचार्यों में मिलती है, इसलिए काव्य स्वरूप शब्द काव्यांग विवेचन या आलोचना में अधिक व्यापक और अधिक मान्य सिद्ध होता है। अगर हम थोड़ी सी चर्चा साहित्य शब्द के पाश्चात्य दृष्टिकोण पर अगर हम ध्यान दें तो पाते हैं कि साहित्य के समानांतर वहाँ पर लिटरेचर शब्द का प्रयोग होता है और लिटरेचर शब्द का प्रयोग दो तरह से होता है। एक पहला तो ज्ञान के साहित्य के लिए, अर्थात समस्त लिखित या प्रिंट जो भी मटेरियल है, जो भी सामग्री है, उसे वहाँ पर लिटरेचर कहा जाता है। और दूसरा काव्य शक्ति या भावना के साहित्य के लिए भी लिटरेचर का प्रयोग होता है। काव्य में, पोएट्री में या साहित्य में सामान्य तौर पर भाषा और साहित्य के लिए लिटरेचर शब्द का जो प्रयोग है वो ज्ञान के साहित्य के लिए ना होकर के भावना या साहित्य शब्द के लिए होता है। अब ध्यान देने की बात यह है कि ज्ञान का जो साहित्य है वह हमें कुछ सिखाता है, कुछ उपदेश देता है, बुद्धि को परिष्कृत करता है, तथ्यों के रूप में कुछ उपदेश देता है, जबकि भावना या काव्य हमारी भावनाओं को जागृत करता है, जिसे हम उसमें कला, सौंदर्य, आकर्षण की अभिव्यक्ति करते हैं, हम उसे हृदयंगम करते हैं भावनाओं को जागृत करते हुए। तो ये सामान्य बात हुई कि साहित्य शब्द की परिभाषा क्या है और उसे हम किस रूप में देखते हैं। अब मुख्य बात ये कि साहित्य किसे हम कहें और किसे हम साहित्य ना कहें, तो वो कौन से भेदक लक्षण होंगे जिसके आधार पर हम यह वर्गीकरण कर दें कि ये साहित्य है और ये साहित्य नहीं है। ध्यान दीजिए, जब प्राचीन पांडुलिपियों का पाठालोचन, पाठानुसंधान आचार्य शुक्ल और आदि विद्वान जो कर रहे थे, उनके सामने बड़ी समस्या ये होती थी कि किसे हम धार्मिक साहित्य कह दें, किसे हम लोक का साहित्य कह दें, किसे हम साहित्य की श्रेणी में रखें और किसे साहित्येतर माने, अर्थात साहित्य से इतर सामग्री को हम कैसे अलग करें। तो उस समय साहित्य के लिए जो मुख्य बातें थी कि जो साहित्य है उसके जो भेदक लक्षण है उसमें से पहला लक्षण होता है स्थायित्व का। स्थायित्व से तात्पर्य इस रूप में आप मानिए कि जो रचनाएं हैं, जो साहित्य की रचनाएं हैं, वो प्राचीन हो करके भी प्राचीन नहीं होती। जैसे आप देखिए कि पहले कोई थ्योरी विज्ञान में है, धीरे से कोई नई थ्योरी आती है, तो उस नए का प्रयोग शुरू हो जाता है, वो अपडेट होते जाता है। पहले रोगी को मर्ज की ये दवा दी जाती थी, उसमें कुछ और सुधार हुआ तो दूसरी दवा दी जाने लगती है और अद्यतन अपडेट और असरकारी जो दवा होगी वो दी जाती है, जबकि उसके पहले वह प्रचलन में रही होगी। साहित्य में यह है कि साहित्य में रमणीयता, नवोन्मेष और पुनर्नवता बनी रहती है।
अर्थात एक ही पात्र को लेकर के अगर महर्षि वाल्मीकि ने कोई रचना की है, इसके बाद और किसी ने रचना की है, केशव ने भी रचना की है, तुलसी ने भी रचना की है, तो किसी एक ही व्यक्ति के चरित्र को लेकर के, एक नायक के चरित्र को लेकर के नई नई रचनाओं के आने के बाद भी पुरानी रचना का अस्तित्व खत्म नहीं होता है, वह भी उतनी ही प्रामाणिक बनी रहती है, क्योंकि उसमें नवोन्मेष और रमणीयता बनी रहती है। तो साहित्य और साहित्येतर के बीच में अंतर करने वाली एक मुख्य जो लक्षण है वो स्थायित्व का है, दूसरा व्यक्तित्व के प्रतिफलन का है। हर रचनाकार का व्यक्तित्व उसकी रचना में किसी न किसी रूप में घुल मिल जाता है, और यही रचनाकार का जो वैशिष्ट्य है, वो उसका जो व्यक्तित्व है वो रचना को महत्वपूर्ण बनाता है। समझिए, आप एक पुष्प को दे दीजिए और एक पुष्प को देने के बाद आप किसी विज्ञान के विद्यार्थी से पूछिए तो उसमें वो सभी एक जैसी बात बताएंगे। इसकी संरचना ऐसी है, इसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कितनी मात्रा में हैं, ये इस जलवायु में पैदा होता है, आदि आदि सभी एक ही दृष्टिकोण से उसको बताएंगे। लेकिन किसी कवि को जब आप कोई एक पुष्प देंगे तो उस पुष्प को देखने के बाद कवि अपने व्यक्तित्व को उसमें प्रतिफलित करेगा और उस आधार पर उसके कई रूप रंग उसको दृष्टिगोचर होंगे। अर्थात उसी एक पुष्प को कोई कहेगा कि ये पुष्प के साथ वो पुष्प की अभिलाषा जैसा कुछ जोड़ेगा, कोई वो निराला जैसा कुकुरमुत्ता में पुष्प को जैसा देखता है वैसा कोई जोड़ेगा, कोई प्रणय की बात उस पुष्प से सोचेगा। तो तमाम दृष्टिकोण जो होते हैं वो रचनाकार के हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तित्व का प्रतिफलन हमें सदैव उसमें देखने को मिलता है। साहित्य में 2 गुणित 2 बराबर 4 जैसा होना संभव नहीं होता है, उसमें कुछ ऊपर नीचे उसका असर, उसका प्रभाव, उस पर जो दृष्टि है वो उसे विशिष्ट बनाती है। तीसरी जो उसमें प्रमुख विशेषता है वो विशेषता है रागात्मकता की। साहित्य हृदय और मन को प्रभावित करता है, वह मस्तिष्क को बोझिल नहीं बनाता है। अर्थात साहित्य का जो संबंध है वो बुद्धि के साथ साथ हृदय से भी है, वह संवेदना जागृत करता है। और अन्य जो साहित्य है उसमें रागात्मकता, व्यक्तित्व का प्रतिफलन और स्थायित्व जैसे गुण उस रूप में विद्यमान नहीं होंगे। इसलिए हम किसे साहित्य कहें, अर्थात साहित्य के स्वरूप के अंतर्गत कौन सी रचना आएंगी और कौन सी रचनाएं नहीं आएंगी, यह हम वर्गीकृत कर सकते हैं। मुख्य बात कुछ और, साहित्य के स्वरूप की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि साहित्य के तत्व कौन कौन से हैं। तो साहित्य के तत्वों की जब हम बात करते हैं तो साहित्य के 4 प्रमुख तत्व हैं। ये 4 तत्व कौन कौन से हैं? प्रथम तत्व है इसमें से, प्रथम तत्व आप मानिए कि भाव, दूसरा कल्पना, तीसरा बुद्धि और चौथा शैली। भाव साहित्य की आत्मा है, अर्थात साहित्य में जब तक भावों का प्रतिफलन नहीं होगा तब तक हम साहित्य उसे नहीं कह सकते हैं। यही भाव आपको विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के रूप में देखने को मिलते हैं। तो भरत मुनि आदि से लेकर के
सभी ने जो चर्चा की है वो साहित्य का प्रमुख तत्व है कि उसमें भाव होते हैं। दूसरी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण जो तत्व है वो कल्पना तत्व की प्रधानता है। किसी भी घटना को देख करके कवि अपने कल्पना शक्ति के द्वारा उसे सुखांत या दुखांत बना सकता है। एक छोटी सी आप घटना देखिए और समाचार पत्र में पढ़ लीजिए कि वायुयान क्रैश हुआ और 300 यात्री मारे गए। इसी चीज को एक व्यक्ति की दुर्घटना या उन 300 की दुर्घटना को कवि अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा उसमें अनेक प्रकार के भाव भरता है। इसलिए वह बहुत प्रभावी बन जाता है। अर्थात कवि अपने कल्पना शक्ति से उन तमाम सपनों को बता सकता है कि जो व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हुआ या जिसकी मृत्यु हुई उस व्यक्ति के मन में क्या क्या चल रहा था, किस तरह की ऊहापोह की स्थिति थी, लेकिन उसने किस तरह के सपने अपने मन में संजोए थे, उसका इंतजार कितने लोग घर में कर रहे थे, इत्यादि इत्यादि कल्पना के तमाम बीजों को वह बढ़ा करके पत्र और पुष्प बढ़ा करके एक रचना को एक नया आयाम देने का काम कवि करता है। इसलिए भावना और कल्पना और तीसरा बुद्धि। रचना तब तक प्रामाणिक या बहुत रुचिकर नहीं होगी अगर कवि केवल कल्पना लोक में विचरण करेगा। इसलिए बुद्धि, तथ्य, विचार और सिद्धांतों को भी रचनाकार, साहित्यकार, लेखक अपने साहित्य में प्रयोग करता है और इन तीनों के साथ अर्थात भाव, कल्पना और बुद्धि के साथ वह उसके लिए व्यापक शैली का प्रयोग करता है। भावानुरूप संवाद, भावानुरूप शब्द चयन, अलंकार, छंद आदि का विचार वह करता है, जिससे साहित्य की रचना होती है। अर्थात कहना ये कि साहित्य के निर्माण में, साहित्य के स्वरूप में भाव, कल्पना, बुद्धि और शैली का होना बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम साहित्य की कुछ और परिभाषाओं की चर्चा करें तो पाएंगे कि मैंने प्रारंभ में ये कहा है कि साहित्य के स्वरूप, काव्य के स्वरूप को लेकर के जितना प्रामाणिक और जितना गंभीर गहन चिंतन संस्कृत के आचार्यों ने किया है, वैसा चिंतन पाश्चात्य विचारकों का या हिंदी के विचारकों का नहीं दिखता। अपेक्षाकृत सतही है। संस्कृत के आचार्यों ने में बहुत पहले ही काव्य किसे कहेंगे की चर्चा वो करते हैं और एक महत्वपूर्ण संस्कृत के आचार्य हैं भामह, और भामह की रचना है काव्यालंकार, 6ठी शताब्दी की रचना है और इसमें वो कहते हैं कि शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का सम्यक विवेचन वो काव्य कहलाता है। आगे चल करके 11वीं शताब्दी में एक बड़े आचार्य हुए मम्मट, और मम्मट ने काव्य प्रकाश में 11वीं शताब्दी में काव्य प्रकाश में प्रथमोल्लास में ही वो तीसरी चौथी कारिका में वो कहते हैं कि तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति
पुनः क्वापि, अर्थात कविता किसे कहा जाए तो बोलते हैं कि कुछ तद्दोषौ, कुछ दोष हो सकते हैं, अर्थात उसमें रस या अलंकार अलंकृति पुनः क्वापि, कभी कभी अलंकार ना हो लेकिन सगुण होना चाहिए, अर्थात कविता या काव्य हम उसे कहेंगे जिसमें गुणों का आरोपण हो, जिसमें गुण शामिल हो। यहाँ पर तीनों गुणों की बात हो रही है, ओज की, माधुर्य की या प्रसाद की या 10 गुणों की, अर्थात कुछ दोष भी हों लेकिन शब्द और अर्थ के साथ जिसमें गुण ये विद्यमान हों और कभी कभी अलंकृत ना भी हो, तब भी वह रचना जो है वो काव्य कही जाएगी। आगे चल करके 14वीं शताब्दी में काव्य की एक और सुंदर परिभाषा हमें देखने को मिलती है और साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ एक बड़ी सुंदर परिभाषा काव्य की देते हैं। वो कहते हैं रसात्मकम वाक्यम काव्यम, संस्कृत है, इसे ऐसे भी कह सकते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात ये रसात्मक वाक्य काव्य कहा जाता है। तो हमारे पास लगभग बहुत से रचनाकारों ने परिभाषाएं कुछ कुछ दी हैं, लेकिन सब ने, किसी ने गुण को महत्ता दे दी, किसी ने अलंकार को महत्ता दे दी, किसी ने रस को महत्ता दे दी और किसी ने वक्रोक्ति या ध्वनि को भी महत्ता दे दी है। 16वीं 17वीं शताब्दी में रसगंगाधर नाम की एक रचना पंडित राज जगन्नाथ की है और पंडित राज जगन्नाथ पुनः काव्य की परिभाषा देते हैं और बहुत प्रचलित परिभाषा वो देते हैं कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दौ काव्यम, अर्थात रमणीयार्थ, रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्दों को हम काव्य कहते हैं। तो इस प्रकार 4 या 5 प्रमुख कवियों की हमने अभी परिभाषाएं बताई। हमने भामा की चर्चा की, हमने मम्मट की चर्चा की, हमने विश्वनाथ की चर्चा की, हमने पंडित राज जगन्नाथ की चर्चा की, जिन्होंने काव्य को अपने तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है। अब हम कुछ हिंदी के आलोचकों ने, हिंदी में रीतिकाल के बहुत सारे आचार्य हुए और उन्होंने भी इसको अपने अपने तरीके से बताने का प्रयास किया है। हर बड़ा कवि काव्य के प्रयोजन को